हेलो फ्रेंड्स, विवेकानंद कोचिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक रीट 2021 के अंतर्गत 26 सितंबर को जो पेपर है उसके लिए मैं बहुत ही अच्छी क्लास लेके आया हूँ। इसके अंदर रीट लेवल 1 और लेवल 2 साइंस वालों के लिए गणित की शिक्षण विधियों से लेके जो फैक्ट हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए ये फैक्ट लेके आया हूँ दोस्तों। तो आप लोग अच्छे से इसको देख लें और आपकी तैयारी को मजबूत कर लें। आपके कम से कम अगर ये वीडियो पूरा अगर आप देखते हैं तो 5 नंबर आपके कहीं भी मिस नहीं होने वाले हैं और इसी में से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी फैक्ट नंबर अपना जो 1 है, छोटी कक्षाओं के लिए गणित की उपयुक्त विधि है। छोटी कक्षाओं के लिए का दोस्तों मतलब होता है कक्षा 1 से 5। तो कक्षा 1 से 5 तक की जो छोटी कक्षाएं हैं उनके लिए खेल मनोरंजन जो विधि है वो सर्वाधिक उपयुक्त विधि मानी जाती है। अगला प्रश्न बात करें, प्रश्न नंबर 2, प्राथमिक स्तर पर अंक गणित की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो अंक गणित की सर्वश्रेष्ठ विधि दोस्तों कौन सी हो जाएगी? खेल विधि। अंक गणित की सर्वश्रेष्ठ विधि जो है वो हो जाएगी खेल विधि। ठीक है। अब अगर बात करें अगले पॉइंट की, भारतीय अंक गणित का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो ये आप लोग ऐसे ध्यान रख सकते हैं इसका, वाक्साली हस्त ग्रंथ। ठीक है। यानी कि भारतीय अंक गणित का सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है वो है वाक्साली हस्त ग्रंथ। संख्यात्मक आंकड़ों को प्रस्तुत करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? मित्रों, संख्यात्मक आंकड़ों का प्रस्तुत करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका ग्राफ है। ओके। प्राथमिक स्तर पर अंक गणित शिक्षण स्मृति चिन्ह केंद्रित होना चाहिए जिसका आधार होता है। प्राथमिक स्तर पर अंक गणित शिक्षण स्मृति केंद्रित होना चाहिए जिसका आधार होता है पुनरावृत्ति। ठीक है दोस्तों, पुनरावृत्ति करने से ही बार बार आपको याद हो जाएगा, इसी के ऊपर स्मृति केंद्रित होना चाहिए। अगले पॉइंट की अपन बात करें, पॉइंट नंबर 6, वैज्ञानिक आविष्कार को सर्वाधिक बढ़ावा देने वाली विधि। वैज्ञानिक आविष्कार को, तो ये है विश्लेषण। दोस्तों संश्लेषण और विश्लेषण विधि होती है, तो उसमें जो ये विश्लेषण विधि है इसको मनोवैज्ञानिक विधि माना जाता है। अगला पॉइंट नंबर 7 है सर्वाधिक खर्चीली विधि, प्रोजेक्ट विधि। दोस्तों इसके अंदर समय भी बहुत लगता है, पूरा जो पाठ्यक्रम होता है वो इसको अपन उचित समय पर पूरा नहीं करवा सकते हैं और इसके अंतर्गत बहुत ही खर्चा आता है, इसमें बहुत सारे उपकरण चाहिए होते हैं। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री, प्रभावशाली प्रत्यक्ष अनुभव, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, इसको सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण माना जाता है। अगला पॉइंट, सूत्र रचना के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो अगर आपको किसी भी सूत्र की रचना करनी है तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है आगमन विधि। उसके लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है आगमन विधि। अगला पॉइंट है दोस्तों, बीजगणित शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। बीजगणित की बोला है दोस्तों, तो बीजगणित शिक्षण की जो सर्वाधिक विधि है, उपयुक्त विधि है, वो है समीकरण विधि। दोस्तों अपन जैसे समीकरण विधि है x प्लस वाई बराबर 5 दे रखा है, या ऐसे कुछ भी x प्लस 3 इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू और ये आ जाएगी, तो ये समीकरण विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है। आगे बात करें रेखागणित शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि। मित्रों रेखागणित शिक्षण सर्वश्रेष्ठ विधि विश्लेषण विधि माना जाता है। रेखागणित शिक्षण की जो सर्वश्रेष्ठ विधि है कौन सी है दोस्तों? विश्लेषण विधि। अगली बात करते हैं पॉइंट नंबर 12 की दोस्तों, बेलनाकार आकृति के शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। बेलनाकार आकृति के शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है, तो इसका आकृति हो जाएगा आगमन निगमन विधि। ठीक है दोस्तों, इसमें आगमन निगमन विधि का ज्यामिति की समस्याओं को हल करने की सर्वश्रेष्ठ विधि विश्लेषण विधि, अभी बताया था रेखागणित ज्यामिति। सैद्धांतिक कार्य के साथ साथ अभ्यास कार्य के लिए सर्वोत्तम विधि है, तो ये है अधिन्यास विधि, अभिन्यास या अधिन्यास विधि। अगला पॉइंट है दोस्तों 15वां पॉइंट, मानसिक सामाजिक शारीरिक विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो मानसिक सामाजिक शारीरिक सर्वश्रेष्ठ खेल विधि आएगी, क्योंकि इनमें मानसिक होगा, सामाजिक होगा और शारीरिक विकास भी अच्छे से माना जाता है इसमें।
अगले पॉइंट की बात करें तो नवीन प्रश्न को हल करने की सर्वश्रेष्ठ विधि आगमन निगमन विधि। आगमन निगमन विधि को नवीनतोपागम भी माना जाता है, यानी कि ये इसमें नया विधि इसमें जोड़ी गई है। अगली बात करते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट फैक्ट की, फैक्ट नंबर 17। स्वयं खोज कर अपने आप से सीखने की विधि है। तो यानी कि ये खोज विधि, तो ये खोज विधि है अनुसंधान विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, और इसको जो खोज की थी वो आर्मस्ट्रॉन्ग ने की थी। ठीक है। अज्ञात से ज्ञात की ओर अग्रसर होते हैं, विश्लेषण में होते हैं, और निगमन में भी अज्ञात से ज्ञात की ओर होते हैं। पॉइंट नंबर 19, शिक्षण का केंद्र बिंदु अध्यापक है, वही सक्रिय रहता है, व्याख्यान विधि के अंतर्गत रहता है दोस्तों। ये मौखिक कार्य का सर्वाधिक महत्व छात्रों का मानसिक विकास करने में है, त्रिकोणीय गणित में मौखिक कार्य का सर्वाधिक महत्व। गणितीय सिद्धांतों की कृति लालावती की रचना, यानी ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ये भास्कराचार्य की रचना है। गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य। दोस्तों कभी कभी होता है एक दो क्वेश्चन अगर पूछ ले, वैसे तो कम संभावनाएं हैं, फिर भी आपको ध्यान में रखना है। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल का प्रवर्तक डेविड आशुबेल, ये ध्यान रखना है। ठीक है। अवरोही अभिक्रम मैथमेटिक्स का विकास 1962 में किया थॉमस एफ गिलबर्ट ने। थॉमस एफ गिलबर्ट ने किया था। अवरोही अभिक्रम मैथमेटिक्स का विकास 1962 में किया थॉमस एफ गिलबर्ट ने। कंप्यूटर सह अनुदेशनकारी विधि का प्रवर्तक माना जाता है तो लॉरेंस एम स्टूलरो, लॉरेंस एम स्टोलुरो को माना जाता है। कंप्यूटर सह अनुदेशन कार्य विधि का जो प्रवर्तक है लॉरेंस एम स्टोलुरो को माना जाता है। मित्रों आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदु, अभी जो अपन बात कर रहे थे इसी से आगे रिलेटेड। दोस्तों अगर आप लोगों को ये हमारी जो ये वीडियो है रेट के लिए अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ दोस्तों आपसे अनुरोध है आप लोग इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। और आप अपने दोस्तों को भी ये पहुँचाएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। किस विधि द्वारा नियमों का निर्माण किया जा सकता है? आगमन विधि द्वारा नियमों का निर्माण किया जा सकता है। किस विधि में जटिल समस्याओं को सरल समस्याओं में विभक्त किया जा सकता है? विश्लेषण विधि। छात्र के मानसिक विकास व तर्क बुद्धि को विकसित करने हेतु सबसे उपयुक्त विधि है विश्लेषण विधि। दोस्तों विश्लेषण विधि में टुकड़े करके पढ़ाया जाता है, इसलिए यह सर्वश्रेष्ठ विधि होती है। यानी कि एक संपूर्ण जो भाग है उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उनको पढ़ाया जाता है, इसीलिए इसको विश्लेषण विधि कहा जाता है। कमरे के फर्श का क्षेत्रफल अथवा वृत्त का क्षेत्रफल आप किस विधि द्वारा पढ़ाना पसंद करेंगे? तो ये डायरेक्ट इनके सूत्र होते हैं दोस्तों, तो सूत्र के लिए निगमन विधि काम में आती है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है, किस विधि से पढ़ाना प्रभावी होगा? तो इसमें आ जाएगा दोस्तों आगमन विधि। किसी क्षेत्र का क्षेत्रफल हेतु, तो दोस्तों किसी खेत का क्षेत्रफल, तो ये क्रिया विधि में आएगा, क्योंकि अपन वहां उसको ले जाके वहां से क्रिया कराएंगे, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। विभिन्न महातोलों का ज्ञान किस विधि से कराना चाहिए? महातोलों का ज्ञान दोस्तों प्रयोगशाला में ही होता है, तो इसका ये प्रयोगशाला विधि से ही संबंध है। अगला पॉइंट, रेखा गणित शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। तो रेखा गणित के लिए आगमन निगमन विधि, संश्लेषण विश्लेषण विधि, प्रदर्शन विधि। ठीक है। रेखा गणित के लिए ये सारी विधियां इंपॉर्टेंट हैं। बीज गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है समीकरण विधि, सूत्र विधि। समीकरण विधि सर्वश्रेष्ठ है, उसके बाद सूत्र विधि भी मानी जाती है, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये सूत्र है दोस्तों। जिस विधि द्वारा गणित में स्थायित्व मिलता है, आगमन विधि में स्थायित्व मिलता है। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए विधि जो काम में ली जाएगी तो वो है विश्लेषण विधि। ठीक है। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए जो विधि काम में ली जाएगी विश्लेषण विधि है। अंक गणित के प्रतियों, सिद्धांतों, क्रियाओं की स्पष्ट जानकारी होती है बीज गणित के अध्ययन में। अगला पॉइंट, वह विधि जिसमें नवीन नियमों की स्थापना कई उदाहरण बताकर की जाती है आगमन पद्धति कहलाती है दोस्तों। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 14, संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है, लेकिन विश्लेषण विधि में तिनका स्वयं घास से बाहर निकलना चाहता है। कथन है, यानी किसने कहा? बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है दोस्तों, एक बार वापस पढ़ लेते हैं इसको। संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है। संश्लेषण विधि से सूखी घास से तिनका, लेकिन विश्लेषण विधि में तिनका स्वयं घास से बाहर निकलना चाहता है। कथन है प्रोफेसर यंग का।
आगे बात करें, यूरिस्को का अर्थ है, यूरिस्को मैं खोज करता हूं, यानी यूरिस्टिक विधि आर्मस्ट्रांग ने दी थी। गणित का सर्वाधिक संबंध भौतिक विज्ञान से। दोस्तों भौतिक विज्ञान और गणित आपस में अंतर संबंधित है। विश्लेषण विधि है संश्लेषण विधि से विपरीत है उसकी पूरक। निगमन विधि है आगमन विधि की पूरक उसकी पूरक। ठीक है। आगमन विधि सत्य को परिवर्तनशील मानती है, जब निगमन विधि शाश्वत। ठीक है। आगमन विधि सत्य को परिवर्तनशील मानती है, यानी इससे सत्य बदला जा सकता है, और निगमन विधि इसको शाश्वत मानती है कि जो है वही हो जाएगा। अगला पॉइंट 20, शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधियां हैं। आगमन विधि, वैज्ञानिक विधि, यूरिस्टिक विधि, ये मनोवैज्ञानिक है। ठीक है। और शिक्षण की वैज्ञानिक विधियां हैं। वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक में अंतर होता है दोस्तों। तो वैज्ञानिक में आ जाएगी संश्लेषण, विश्लेषण, परियोजना विधि, और यूरिस्टिक विधि ये वैज्ञानिक होती है। आगे बात करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 22 की। पंचपदी सिद्धांत किसने दिया था? तो ये हर्बर्ट मोदेय ने दिया था। हर्बर्टीय पंचपदी विधि। इकाई योजना किसने बताई? मॉरिसन ने बताई थी। डीवी व किलपेट्री का उपागम है प्रयोजना। ठीक है। प्रोजेक्ट मेथड जो था वो डीवी व किलपेट्रिक महोदय का था। जॉन डीवी के शिष्य थे किलपेट्रिक, इन्होंने इसको आगे बढ़ाया था। राजस्थान में गणित किट बनाने वाली संस्था का नाम है SIERT उदयपुर। गणित किट बनाने वाली संस्था SIERT उदयपुर है। प्रयोजना विधि के जन्मदाता किलपेट्रिक। SMSG का फुल फॉर्म दोस्तों स्कूल मैथमेटिक्स स्टडी ग्रुप फॉर EG बीगले ने अमेरिका में शुरू किया था। स्कूल मैथमेटिक्स स्टडी ग्रुप। ठीक है। और इसको प्रोफेसर EG बीगले ने अमेरिका में शुरू किया था। नफील्ड मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट 1964 में डॉक्टर जी मैथ्यूज ने 1964 में डॉक्टर जी मैथ्यूज ने इसकी शुरुआत की थी। उद्देश्य, जो इसके उद्देश्य थे वो देख लेते हैं अपन, क्या उद्देश्य थे। शिक्षण सामग्री को विद्यालय आपका अध्यापक गाइड के रूप में प्रस्तुत करना, सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु केंद्र स्थापित करना था। अगला बात करें SMP स्कूल मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट। SMP स्कूल मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट तो दोस्तों SMP जो स्कूल मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट है वो 1964 में प्रोफेसर थेटस ने इंग्लैंड में शुरू किया था। पॉइंट नंबर 29, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित के लिखित कार्य में अधिकांश त्रुटियां संबंधित रखती है मूलभूत क्रियाओं से। अगली बात करें पॉइंट नंबर 30, यह वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित के स्तर को ऊपर उठाया जा सके। उपयुक्त दृष्टिकोण है शिक्षा नीति 1986 का माना गया है। समुच्चय होता है समान गुण रखने वाली वस्तु विचार का समूह है। अर्थमेटिक अंक गणित ग्रीक शब्द का अर्थ है दोस्तों अंकों का विज्ञान है, गणना की कला। एलजेब्रा यानी बीजगणित अरबी शब्द अलजबर और मुकुबला से निकला, अर्थ है अक्षर का विज्ञान। दशमलव पद्धति को ठीक से प्रयोग में लाने का कार्य आर्यभट्ट ने किया था। गणित की पाठ्य वस्तु होती है दोस्तों विशेष रूप से संख्या स्थान मापन से संबंधित। आगे बात करते हैं शिक्षण बिंदुओं का आधार है शिक्षण उद्देश्य। पाठ्य योजना का मुख्य बिंदु होता है प्रस्तुतिकरण। दोस्तों जो प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण होता है ये पाठ्य योजना का मुख्य बिंदु होता है। पाठ्य योजना में पूर्व ज्ञान पर आधारित बिंदु है प्रस्तावना, पूर्व ज्ञान पर आधारित। गणित शिक्षण में सर्वप्रथम सहसंबंध की बात उठाने वाले हर्बर्ट मोदेय थे। पाठ्य योजना के प्रथम निर्माणकर्ता हर्बर्ट मोदेय थे। गणित शिक्षण में पाठ्य योजना महत्व रखती है क्योंकि इससे विषय वस्तु का विकास सुव्यवस्थित ढंग से किया जा सकता है। आगे बात करते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण अवधारणाएं और उनके घटक। महत्वपूर्ण अवधारणाएं और उनके घटक के ऊपर बात करते हैं दोस्तों। गणित के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं, कौन कौन से देखते हैं। अनुशासनात्मक, सांस्कृतिक, उपयोगितावादी। गणित के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं अनुशासनात्मक, सांस्कृतिक, उपयोगितावादी। मूल्यांकन के 3 घटक ब्लूम के जो है शिक्षण उद्देश्य, अधिगम, अनुभव, मूल्यांकन विधियां। शिक्षण उद्देश्य, अधिगम, अनुभव और मूल्यांकन विधियां। शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, शिक्षा, पाठ्यक्रम, शिक्षार्थी, यानी शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम
त्रिमुखी जो प्रक्रिया है उसको जॉन डीवी ने बोला था, और द्विमुखी प्रक्रिया शिक्षक द्विमुखी और छात्र ये एडम्स ने कहा था। बालक का व्यवहार परिवर्तन सीखना, ज्ञान पक्ष, भाव पक्ष, क्रिया पक्ष। पंचपदी के 5 पद, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तुलना, सामान्यकरण, प्रयोग। तो हर्बर्ट की जो पंचपदी विधि थी उसके अंतर्गत प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यकरण तथा प्रयोग को 5 पद माने गए थे। समस्या समाधान विधि के सोपान, समस्या की प्रकृति का निर्धारण, सूचनाओं का संग्रहण, आंकड़ों का विश्लेषण और निष्कर्ष। महत्वपूर्ण युग्म, यानी दोस्तों वापस अपन देखते हैं एक बार, महत्वपूर्ण खोजें किसने क्या किया था। इसके प्रवर्तक प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग, ह्यूरिस्टिक विधि, ह्यूरिस को ग्रीक शब्द मैं खोजता हूँ, करिकुलम क्यूरर से बना है, दौड़ का मैदान लैटिन शब्द है, पंचपदी सिद्धांत हर्बर्ट, बच्चे का सीखना पर केंद्रित। गणित सार संग्रह है महावीराचार्य, त्रिशतिका श्रीधराचार्य, लीलावती महावीराचार्य, लीलावती भास्कराचार्य, ठीक है। योजना विधि किलपैट्रिक, यूक्लिड एलिमेंट्स, न्यूटन विश्व अंकगणित, न्यूटन ने विश्व अंकगणित दिया था। ब्रह्मगुप्त का सिद्धांत था। मूल्यांकन त्रिपदी डॉक्टर ब्लूम, इकाई मॉरिसन, पाठ योजना का मूल्यांकन उपागम डॉक्टर ब्लूम, पाठ योजना का भारतीय उपागम NCERT, ठीक है। स्कूल मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट प्रोफेसर थ्वेस्टस, इंग्लैंड। खेल विधि हेनरी कोल्डवेल कुक। ब्लूम टेक्सोनॉमी, प्राप्य उद्देश्यों का वर्गीकरण, शिक्षण उद्देश्यों के ज्ञानात्मक पक्ष का। संश्लेषण विश्लेषण समन्वय हर्बर्ट पंचपदीय। पाठ योजना का आधुनिक स्वरूप हर्बर्ट के उपागम पर आधारित। प्रथम भारतीय गणितज्ञ पाई का सही मान आर्यभट्ट प्रथम द्वारा बताया गया। न्यूटन गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत भास्कराचार्य। तारणिकात्मक शक्ति किंडरगार्टन फ्रोवेल द्वारा विकसित की गई है, बच्चों के प्राथमिक बच्चों के लिए अध्ययन की विधि है। शिक्षण उद्देश्यों के भावनात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया क्रेथवॉल ने। भावनात्मक पक्षों का वर्गीकरण किसने किया दोस्तों? क्रेथवॉल ने। दोस्तों एक प्रश्न है, ये भी देख लेते हैं। पाठ्यक्रम का निम्नलिखित में से किस कथन से सबसे अधिक सामीप्य है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा विषय संबंधी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रयोजना विधि का जो सोपान है वह है प्रयोजना विधि। किलपैट्रिक महोदय ने जो प्रयोजना दी थी, तो इसके देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, परिस्थिति उत्पन्न करना व कार्य का चुनाव करना, कार्यक्रम बनाना, क्रियान्विति करना, कार्य का मूल्यांकन करना एवं लेखा जोखा रखना, या अंतिम जो ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों प्रयोजना विधि का जो सोपान है वो ये तीनों सोपान होंगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। प्रयोग विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों प्रयोग विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, अनुभव से सीखना, करके सीखना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो प्रयोग विधि है हम प्रयोगशाला में करते हैं, तो उसके अंतर्गत हम खुद अपने हाथों से जो प्रैक्टिकल करते हैं, तो इसमें करके सीखना जो सिद्धांत है वो उपयोगी है। अगला प्रश्न, दैनिक पाठ योजना के निर्माण में सम्मिलित होता है। दैनिक पाठ योजना के निर्माण में शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण, विषय वस्तु का चयन, शिक्षण विधियों का निर्धारण, उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। प्रस्तावना के अंतर्गत आता है ऑप्शन ए, पूर्व ज्ञान, विशिष्ट उद्देश्य, अधिगम सामग्री, उदाहरण। तो दोस्तों हम जो पाठ पढ़ाना शुरू करते हैं, तो उसके सबसे पहले अपन प्रस्तावना पद आता है, और प्रस्तावना को हम पूर्व के ज्ञान से संबंधित करके हम बच्चों को पूर्व की क्लास का जो ज्ञान है वो देते हैं कि हमने पहले क्या पढ़ा था। तो प्रस्तावना किससे जुड़ी होती है? पूर्व ज्ञान से संबंधित है। अगले प्रश्न की बात करें तो शिक्षा के अधिकांश छात्रों द्वारा, कक्षा के अधिकांश छात्रों द्वारा त्रुटि किए जाने पर उपचारात्मक शिक्षण का उपयुक्त प्रकार होगा। यानी कि जो कक्षा के अधिकांश छात्र वो त्रुटि कर रहे हैं, तो उसका उपचारात्मक कैसा होगा? तो ये सामूहिक होगा, क्योंकि अधिकांश में आधे से ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं, तो आधे से ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं तो ये सामूहिक होगा। ठीक है। निम्न में से कौन सा पाठ योजना के मुख्य रूप से संबंधित रखता है? यानी कि पाठ योजना से मुख्य रूप से संबंध रखता है। तो पाठ योजना दोस्तों कौन बनाता है? शिक्षक बनाता है, तो ये शिक्षक ही संबंधित होगा। अगले प्रश्न की बात करें अपन मित्रों, तो
गणित में सूत्रों की स्थापना की उपयुक्त विधि है। सूत्रों की स्थापना, तो सूत्रों की स्थापना मैंने पहले भी बताया था, ये इसमें संश्लेषण, अगर संश्लेषण ऑप्शन में नहीं होता, आगमन होता तो आगमन भी माना जाता। ठीक है, तो सूत्रों की जो स्थापना है वो संश्लेषण में होगी। संश्लेषण में टुकड़ों को जोड़ के अपन बड़ा पद बनाते हैं, ऐसे ही आगमन में भी अपन ऐसा ही करते हैं। वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित विधि है दोस्तों, वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित विधि है निगमन, आगमन, प्रोजेक्ट, प्रदर्शन। तो प्रोजेक्ट जो मेथड है किलपेट्री महोदय वाला, ये वैज्ञानिक विधि के ऊपर आधारित है। निगमन पद्धति के संदर्भ में सही कथन बताएं। दोस्तों निगमन पद्धति के संदर्भ में कौन सा है जो सही कथन होगा? यह मानसिक क्षमता बढ़ाता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करता है, यह सूत्र की स्थापना करता है, सूत्र प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निगमन पद्धति के संदर्भ में सूत्र प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसमें डायरेक्ट सूत्र से अपन आंसर निकालते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत जिस विधि में लागू होता है वह है। सामान्य से विशिष्ट, आगमन, संश्लेषण, विश्लेषण, निगमन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों निगमन। सामान्य से विशिष्ट में निगमन आता है और विशिष्ट से सामान्य में आगमन आता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत जिस विधि में लागू होता है वो निगमन होता है। अगला प्रश्न, आगमन विधि है मनोवैज्ञानिक। आगमन विधि दोस्तों मनोवैज्ञानिक विधि में गिनी जाती है। मित्रों अगले प्रश्न की बात करते हैं। उच्च कक्षाओं में निगमन विधि उपयुक्त है क्योंकि इसमें निगमन विधि स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ा जाता है, कम समय में अधिक ज्ञान प्राप्त होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ा जाता है, बालक नवीन ज्ञान की ओर अग्रसर होता है। तो इसका उच्च कक्षाओं में निगमन विधि अधिक उपयुक्त है, निगमन, क्योंकि कम समय में अधिक ज्ञान प्राप्त किया जाता है। डायरेक्ट अपन सूत्र लगा के अपना जो प्रश्न होता है उसमें सूत्र लगा के डायरेक्ट अपन इसको हल कर देते हैं, इसलिए निगमन विधि में कम समय अधिक ज्ञान प्राप्त होता है। दोस्तों आप लोग ये गलती करते हैं, चारों ऑप्शन को पढ़ा करो, क्योंकि एग्जाम के अंतर्गत आप गलती करते हैं। हो सकता है ये ऑप्शन नहीं हो और थोड़ा सा घुमा फिरा के आ जाए, तो सारे ऑप्शन पढ़ा करें आप। ठीक है दोस्तों, चैनल पर कोई नया जुड़ा है तो आप लोग शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम आप लोगों के लिए आगे से आगे से वीडियो लेके आते रहें। ठीक है जी। प्रयोजना विधि का मुख्य लाभ है कि बालक में क्या होता है, खोजे हुए तथ्यों को प्रकट करने की क्षमता विकसित होती है, विचार एवं चिंतन करने की आदत विकसित होती है, क्रियात्मक एवं सृजनात्मक शक्ति विकसित होती है, मानसिक शक्तियों को विकसित करने में सहायता मिलती है। तो दोस्तों प्रयोजना विधि के अंतर्गत सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्रियात्मक एवं सृजनात्मक शक्ति विकसित होती है। अगला क्वेश्चन मित्रों, जिस विधि में नवीन नियम की स्थापना उदाहरणों द्वारा की जाती है वह है आगमन विधि। अगला प्रश्न दोस्तों, आगमन विधि उपयुक्त है। आगमन विधि सूत्र की स्थापना के लिए, सूत्र द्वारा प्रश्न हल करने के लिए, समस्या का हल ढूंढने के लिए, समस्या को भली प्रकार समझने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सूत्र की स्थापना के लिए। निगमन विधि का उपयोग होता है मानसिक क्षमता बढ़ाना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सूत्र की स्थापना और सूत्र का प्रयोग करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सूत्र का प्रयोग करना निगमन विधि के अंतर्गत आता है दोस्तों। अगला प्रश्न, सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत लागू होता है आगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, निगमन विधि। तो दोस्तों ये विश्लेषण विधि में लागू होता है और इसका उल्टा विशिष्ट से सामान्य की ओर इन दोनों के अंतर्गत लागू होता है। यानी कि आगमन और संश्लेषण में होता है विशिष्ट से सामान्य, और सामान्य से जो विशिष्ट होता है वो इनके अंतर्गत लागू होता है। तो संश्लेषण विश्लेषण में से आपको देखना है, तो ये विश्लेषण हो जाएगा। निगमन विधि का गुण है मित्रों, निगमन विधि का जो गुण है क्या होगा बताइए। सरल एवं कम मेहनत वाली, लंबी एवं थकाने वाली, स्थूल से सूक्ष्म की ओर अग्रसर होने वाली विधि है, बालक को नवीन ज्ञान की ओर अग्रसित करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सरल एवं कम मेहनत वाली। ठीक है दोस्तों, जिस शिक्षण विधि में रटने की प्रवृत्ति बढ़ती है वो है आगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, निगमन विधि। तो रटने की प्रवृत्ति दोस्तों निगमन विधि के अंतर्गत बढ़ती है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें।
जिस विधि द्वारा गणित शिक्षण में स्थायित्व मिलता है, आगमन विधि। जिस विधि द्वारा गणित शिक्षण में स्थायित्व मिलता है, आगमन विधि। स्थायित्व मिलता है वो आगमन विधि में मिलता है। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्लेषण पद्धति का गुण है। विश्लेषण पद्धति का गुण है, समस्या को छोटे छोटे तथ्यों में विभक्त किया जाता है, छोटे छोटे तथ्यों को एकत्र कर तथ्य की ओर बढ़ते हैं। इसमें अन्वेषण तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है। यह छोटी तथा कम समय वाली विधि है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समस्या को छोटे छोटे तथ्यों में विभक्त किया जाता है। अगला प्रश्न, संश्लेषण पद्धति का गुण है, इसमें अन्वेषण तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है। बालक नवीन ज्ञान के प्रति जिज्ञासु होता है। इसमें प्रस्तुत तथ्यों को जांच नहीं की जा सकती है। इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, विभिन्न नापतोलों का ज्ञान कराने के लिए आप गणित की कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे। दोस्तों नापतोल को पकड़ना है इसमें, तो नापतोल का जो माप कराना है वो प्रयोगशाला विधि के अंतर्गत काम होगा। ठीक है, तो प्रयोगशाला विधि के अंतर्गत नापतोलों का ज्ञान कराने का हम विधि प्रयोग करेंगे। वृत्त की बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये पूरा वीडियो देखना है और चैनल को लाइक शेयर जरूर सब्सक्राइब जरूर करें। वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए आप गणित की किस शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे। वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए आप गणित की किस शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निगमन। वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए आप गणित की किस शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे, तो निगमन विधि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सूत्र से डायरेक्ट अपन इसका आंसर निकाल लेंगे। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आप किस शिक्षण विधि से, ये भी आप लोग को निगमन से ही काम होगा, क्योंकि सूत्र लगा सकते हैं अपन। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू ऊंचाई, ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई। अगला प्रश्न, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यह गणित की किस शिक्षण विधि का परिचायक है। तो ये भी निगमन विधि का परिचय। सूत्र कोई सा भी दोस्तों निगमन विधि से रिलेटेड होता है वो। बालक को त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री गणित शिक्षण की जिस विधि द्वारा प्रभावी रहेगा वह रहेगा आगमन विधि से, क्योंकि त्रिभुज के जो तीनों कोण हैं इसको ज्ञात करने के लिए अपन इनका योग करेंगे, तो ये 180 होता है अलग अलग इसमें, तो ये आगमन विधि में आएगा। अगला प्रश्न, किसी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए गणित की कौन सी शिक्षण विधि प्रभावी हो सकती है। तो इसमें आगमन विधि, निगमन विधि, क्रिया विधि, प्रयोगशाला विधि। तो इसमें क्रिया विधि करेंगे इसमें, क्योंकि खेत का क्षेत्रफल अपन ज्ञात किया जा सकता है इसमें। संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है, परंतु विश्लेषण की विधि में स्वयं तिनका घास से बाहर निकलना चाहता है। इस कथन को कहने वाले थे प्रोफेसर यंग महोदय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान में रखना इसको, परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रयोगशाला विधि में क्या होता है, बालक नियम, तथ्यों व सिद्धांतों की स्वयं जांच करता है। छात्र व्यवहारिक व जीवनोपयोगी ज्ञान प्राप्त नहीं करता। बालक में सहानुभूति व सहयोग की भावना विकसित नहीं होती हैं। तो उपयुक्त सभी चीज़ें हैं। बालक नियम, तथ्यों व सिद्धांत की जांच स्वयं करता है, इसमें व्यवहारिक वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता प्रयोगशाला में। सहानुभूति ये प्रयोगशाला में काम नहीं आती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। मॉरिसन इकाई योजना के प्रवर्तक, किलपैट्रिक व्याख्यान विधि के, प्लेटो गणित के मानसिक सिद्धांत के जनक, आर्मस्ट्रॉन्ग ह्यूरिस्टिक विधि के। तो ऑप्शन नंबर 2 किलपैट्रिक महोदय प्रयोजना विधि के जनक माने जाते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से विश्लेषण विधि से संबंधित हैं ज्ञान का समग्र रूप, ज्ञान संबंधी सूत्र का प्रतिपादन, ज्ञान का विखंडन, ज्ञान संबंधी सूत्र का प्रयोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्ञान का विखंडन, ज्ञान का विखंडन दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रयोजना एक समस्या प्रदान कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्णता को प्राप्त करता है। ये परिभाषा किस शिक्षा शास्त्री ने दी है। दोस्तों एक बार वापस देखते हैं। प्रयोजना एक समस्या प्रदान कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्णता को प्राप्त करता है। यह परिभाषा किस शिक्षा शास्त्री ने दी थी, स्पेंसर ने। ठीक है, अगली बात करें दोस्तों, रेखा गणित की किसी साध्य का हल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित विधि का प्रयोग किया जाता है। रेखा गणित के लिए दोस्तों विश्लेषण विधि सर्वोत्तम विधि है। प्रयोजना विधि के जन्मदाता कहलाते हैं किलपैट्रिक। प्रयोजना विधि की सोपान है उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों इसके पहले वाले क्वेश्चन में विधि के जन्मदाता जॉन डीवी हो सकते हैं। यहाँ पर आंसर किलपैट्रिक दे रखा है, तो किलपैट्रिक ने इसका विकास किया था, तो आप लोग ये ध्यान जरूर रखना। प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रयोगशाला विधि दोस्तों करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो प्रयोगशाला विधि करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। अंकगणित शिक्षण की विधि है। अंकगणित शिक्षण की विधि खेल विधि को माना जाएगा, क्योंकि खेल खेल में सिखाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए। जी दोस्तों, अगला प्रश्न, रेखागणित शिक्षण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? दोस्तों रेखागणित तो ये आ जाएगा विश्लेषण और संश्लेषण। रेखागणित के लिए विश्लेषण और संश्लेषण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीजगणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है समीकरण। बीजगणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है समीकरण विधि। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखें। रेखागणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है अभ्यास विधि, खेल विधि, सूत्र विधि, प्रदर्शन विधि। तो रेखागणित शिक्षण की उपयुक्त विधि हो जाएगी दोस्तों प्रदर्शन विधि। बीजगणित यथार्थ में है सामान्यीकृत अंकगणित। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें, बीजगणित यथार्थ में क्या है? सामान्यीकृत अंकगणित। शिक्षण विधि को निर्धारित करने वाला कारक है छात्र से संबंधित, पाठ्य वस्तु से संबंधित, शिक्षक से संबंधित या उपयुक्त सभी। शिक्षण प्रक्रिया के प्रमुख घटक माने जाते हैं शिक्षक शिक्षार्थी, शिक्षक पाठ्यक्रम और शिक्षार्थी। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। निगमन विधि की विशेषता है सामान्य से विशिष्ट, सूक्ष्म से स्थूल, सिद्धांत से उदाहरण की ओर। तो करेक्ट, तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। किस विधि में शिक्षक एक परिभाषा, सामान्य नियम अथवा सूत्र से प्रारंभ कर उसे विशिष्ट परिस्थितियों या उदाहरणों में लागू कर सत्यापित कर दिखाते हैं? तो इसमें निगमन विधि में तो सूत्र से प्रारंभ करते हैं, वो निगमन विधि में आती है। आगमन विधि का आधार है, आगमन विधि का आधार तर्क, उदाहरण, निर्णय। तो इसका आगमन विधि का जो आधार है वो उदाहरण माना जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रयोगात्मक विधि के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? प्रयोगात्मक विधि के अंतर्गत इसमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलते हैं, ये अमूर्त से मूर्त की ओर चलती है, ये विधि करके सीखना पर आधारित है, ये विधि निरीक्षण से सीखना पर आधारित है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह अमूर्त से मूर्त की ओर चलती है, गलत है, इसमें मूर्त से अमूर्त सही आंसर होगा। जी दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, रेखागणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व है। रेखागणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व होगा मानसिक व मौखिक क्रियाओं में त्वरिता आती है, गणित संबंधी कुशलता में वृद्धि होती है, शीघ्रता व शुद्धता से हल करने की प्रकृति का विकास होता है, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें चारों ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं, तो इसके अंदर चारों ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करें। जी, प्रश्न नंबर अगला, गणित शिक्षण अभ्यास कार्य निम्नलिखित में से किस आधार पर महत्वपूर्ण है? शीघ्रता व शुद्धता से हल करने की आदत का विकास, मौखिक तथा मानसिक क्रियाओं में गति का विकास, गणना संबंधी कुशलता का विकास, प्रकरण संबंधी कुशलता का विकास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकरण संबंधी प्रश्नों को शुद्ध एवं गति के साथ हल करने का कौशल गणित शिक्षण अभ्यास का मेन प्रमुख कार्य होगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करें। गणित अभ्यास का शिक्षण निम्नलिखित में से सहयोग करता है। गणित में अभ्यास शिक्षण निम्नलिखित में से सहयोग करता है। किसी समस्या के शीघ्रता तथा गति से कार्य करने का, ऑप्शन बी अधिगम स्थानांतरण में वृद्धि करने, ऑप्शन सी सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता का विकास करने, ऑप्शन डी समस्या के हल की समझ बढ़ाने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समस्या के हल की समझ बढ़ाने का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें, गणित में अभ्यास कार्य में ध्यान देने योग्य बातें हैं। विचारों की शुद्धता, विचारों की स्पष्टता, ऑप्शन सी प्रेरणा व साहचर्य का दोहराना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें
उपयुक्त सभी वाला जो अपना आंसर है वो करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, गणित में मौखिक कार्य का सर्वाधिक लाभ है। दोस्तों गणित के अंदर जो मौखिक कार्य होता है जैसे पहाड़े बोलना वगैरह, गिनती बोलना, इसका क्या सर्वाधिक लाभ है? यह मानसिक विकास में सहायक होता है, इसमें अभ्यास पुस्तिका की बचत होती है, इसका मूल्यांकन कार्य आसान होता है, यह छात्रों की झिझक दूर करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, मानसिक विकास में ये सहायता करता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रतिभाशाली छात्रों को प्रयोग किस रूप में लिया जाता है? यानी कि प्रतिभाशाली छात्रों का जो प्रयोग है वो किस रूप में लिया जाना चाहिए? अनुशासन बनाए रखने हेतु, अध्यापक के पाठ पढ़ाने हेतु, मॉनिटर हेतु, लिखित कार्य संशोधन हेतु। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों लिखित कार्य संशोधन हेतु। दोस्तों चैनल पर अगर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी हमको मोटिवेशन देता है और हम आपके लिए ऐसा आगे नए नए वीडियो लेते आएंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित के लिखित कार्य में अधिकांशतः त्रुटियां संबंधित रखती हैं। इसका क्या आंसर होगा? मूलभूत क्रियाओं से, एक एक नियम से, दशमलव भिन्न से, उपयुक्त सभी से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो मूलभूत क्रियाओं से। यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित के लिखित कार्य में अधिकांश त्रुटियां संबंध रखती हैं मूलभूत कार्य क्रियाओं से। नेक्स्ट प्रश्न, कक्षा के अधिकांश छात्रों द्वारा त्रुटि किए जाने पर लिखित कार्य के संशोधन हेतु उपयुक्त शिक्षण होगा। यानी जो कक्षा के अधिकांश छात्र हैं वो त्रुटि कर रहे हैं और लिखित कार्य का जो संशोधन करना है तो उसमें उपयुक्त शिक्षण कौन सा होगा? तो इसका जो उपयुक्त शिक्षण होगा व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से, दोनों रूप से अपन इसमें उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि अधिकांश छात्र कर रहे हैं इसमें, तो व्यक्तिगत और सामूहिक रूप दोनों रूप में आप देख सकते हैं कि कौन सा बच्चा इसमें क्या कर रहा है। अगर एक साथ पढ़ाना है तो सामूहिक रूप से हो जाएगा और व्यक्तिगत में, तो इसमें यहाँ पर दोस्तों देखिए त्रुटि किए जाने पर लिखित कार्य के संशोधन अधिकांश बच्चे आ रहे हैं, तो इसमें ये बी और सी दोनों करेक्ट होंगे। सामूहिक रूप से भी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। गणित शिक्षा में मौखिक कार्य के उद्देश्य हैं नवीन पाठ के प्रस्तुतिकरण को सरल बनाना, तर्क शक्ति का विकास करना, स्मरण शक्ति का विकास करना या उपयुक्त सभी। तो अपना जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी कि ये मौखिक कार्य के उद्देश्य सारे आते हैं। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, कौन सा कार्य गणित शिक्षण की आरंभिक सीढ़ी है? लिखित कार्य, मौखिक कार्य, अभ्यास कार्य, गृह कार्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मौखिक कार्य। यानी कि गणित शिक्षण का जो प्रारंभ होता है, जैसे पहली कक्षा दूसरी कक्षा मान लेते हैं अपन, तो उसके अंतर्गत बच्चा लिखना ये नहीं सीख के पहले मौखिक कार्य सीखता है, गिनती बोलना, पहाड़े बोलना, इस टाइप से ये इसको माना जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, गणित शिक्षण में प्रश्नों को शीघ्र व शुद्ध हल करने की आदत डालने की श्रेष्ठ विधि है सिद्धांतों को समझाने के बाद। तो यानी गणित शिक्षण में प्रश्नों को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डालने की जो श्रेष्ठ विधि है वो कौन सी होगी? कौन से सिद्धांतों को समझाने के बाद आएगी? शुद्धता से हल करवाना, शीघ्रता से प्रश्न हल करवाना, निर्धारित समयावधि में प्रश्नों को हल करना, लिखित एवं मौखिक अभ्यास कराना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लिखित एवं मौखिक अभ्यास करवाना। लिखित कार्य करवाते समय ध्यान दिए जाने योग्य बात है। लिखित कार्य करवाते समय ध्यान दिए जाने योग्य बात है, लिखित कार्य नियोजित कार्य शुद्ध और व्यवस्थित हो, जीवन से संबंधित समस्याएं हो, संशोधन सामूहिक रूप से श्यामपट पर करवाएं, लिखित कार्य नियोजित, नियमित और क्रमबद्ध हो। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो लिखित कार्य है नियोजित, नियमबद्ध और क्रमबद्ध होना चाहिए। अगला प्रश्न, गणित शिक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। गणित शिक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है गणित शिक्षण, मौखिक अभ्यास, लिखित अभ्यास, लिखित कार्य संशोधन। तो गणित शिक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है लिखित कार्य संशोधन। कि कहीं प्रश्न की गलती नहीं हो रही है, ये आपको लिखित कार्य संशोधन में ही पता लगेगा कि कोई त्रुटि तो नहीं रह गई है या बच्चा गलत तो नहीं लिख रहा है। गणित शिक्षण में मौखिक अभ्यास का महत्व है। तो ऑप्शन नंबर एक, शीघ्रता से गणित में प्रश्न हल करने के लिए, गणित के प्रश्नों को सही हल करने के लिए, गणित संबंधी भूलों के सुधार के लिए, दैनंदिनी प्रयोग में कुशलता प्राप्त करने के लिए। तो गणित शिक्षण में मौखिक अभ्यास का जो महत्व है वो दैनंदिनी प्रयोग में कुशलता प्राप्त करने के लिए है। ठीक है, दैनंदिनी प्रयोग में कुशलता प्राप्त करने के लिए, ये इसका ऑप्शन नंबर डी है। सी टेट में प्रश्न आया हुआ है ये। लिखित कार्य का गुण है यांत्रिक कुशलता आती है, सुधार कार्य में सहायता मिलती है, विषय वस्तु
सरलता से सीख लेते हैं, और ऑप्शन नंबर डी कार्य शीघ्रता से होते हैं। तो लिखित कार्य का जो गुण है वो विषय वस्तु सरलता से सीख लिया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे। यानी जो समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्र हैं उनकी आवश्यकताओं को आप पूरा कैसे करेंगे, उसके लिए इसमें उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देकर, उन्हें उच्च बुद्धिलब्धि वाले बच्चों के साथ बिठाकर, शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों साधनों का उपयोग कर, उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करके। जी दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं, गणित के समावेशी कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए आपकी क्या नीति होगी। गणित में उच्च अंक प्राप्त करने के साथ उनके जोड़े बना देंगे, उनके लिए वैकल्पिक अध्यापन अधिगम और आकलन पद्धति की अभिकल्पना करेंगे, शिक्षार्थियों को विशेष शिक्षक के पास भेजें, गणित के बदले कोई दूसरा विषय दे देंगे। तो इसका ऑप्शन बी होगा, उनके लिए वैकल्पिक अध्यापन अधिगम और आकलन पद्धति की परिकल्पना करेंगे। देखिए दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सारे बिल्कुल आप लोग इनको देखकर जाएं रीट के एग्जाम देने से पहले। बिल्कुल, कक्षा 4 के किसी छात्र को निम्नलिखित शब्द समस्या दी गई है। मुंबई में 336 बस स्टॉप हैं, दिल्ली में मुंबई से 127 बस स्टॉप अधिक हैं, दिल्ली में कुल कितने बस स्टॉप हैं। छात्र ने उपरोक्त समस्या का उत्तर का इस प्रकार लिखा है, मुंबई में 336, दिल्ली में मुंबई से 127 ज़्यादा है, 336 और इस टाइप से लिख दिया है। तो दिल्ली में कुल 336 प्लस 463 बस स्टॉप है। शिक्षक इस छात्र के प्रदर्शन के विषय में क्या रिपोर्ट देगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए, छात्र सही उत्तर ज्ञात कर सकता है परंतु उसकी अभिव्यक्ति निकृष्ट है। छात्र समस्याओं को समझने में और उसका विश्लेषण करने में अच्छा है तथा उसकी समस्या हल करने की योग्यता प्रशंसनीय है। छात्र ने सही क्रियाविधि नहीं अपनाई जिसे अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। छात्र सभी आवश्यक चरणों को लिखने की योग्यता नहीं रखता है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, छात्र समस्या को समझने और उसका विश्लेषण करने में अच्छा है तथा उसकी समस्या हल करने की योग्यता प्रशंसनीय है। बिल्कुल, क्योंकि वो सही प्रश्न कर रहा था इसलिए इसका ऑप्शन ये आएगा। अगला प्रश्न, नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप कक्षा 3 के छात्रों की समस्याओं को हल करने की कुशलता में वृद्धि के लिए है। देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, कोई वर्ग पहली जिसमें सीखे गए सभी मुख्य पदों जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य अभाज्य संख्या आदि संकेत दिए गए हों। ऑप्शन बी, कोई समूह परियोजना। प्राथमिक कक्षा में छात्रों को समान रूप से 4 सदनों स्कूलों की सदन प्रणाली में किस प्रकार विभाजित किया जाए ताकि हर सदन में खेल, कला, संस्कृति और शैक्षिक क्रियाकलाप के प्रतिभाशाली छात्र हों। कक्षा में संख्या और प्रचलन विषय पर अंतरा वर्ग पहेली प्रतियोगिता आयोजित करना। कोई कार्यपत्रक जिसमें 4 मूल प्रचालनों पर समस्या जैसे ज्ञात आदि की गई हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। एक बार वापस देख लीजिए, नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप कक्षा 3 के छात्रों की समस्या को हल करने की कुशलता में वृद्धि के लिए है। तो कोई सामूहिक परियोजना प्राथमिक कक्षा छात्रों को समान रूप से 4 सदनों प्रणाली में किस प्रकार विभाजित किया जाए ताकि हर सदन में खेल, कला, संस्कृति और शैक्षिक, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट लाइन है, क्रियाकलाप के प्रतिभाशाली छात्र हों। दोस्तों बहुत ही अच्छे प्रश्न है ये, सीटेट में आए हुए सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, तो आप लोग देखकर जरूर जाएं। और चैनल पर अगर कोई नया बना है तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थियों को हासिल करने वाले 2 अंकों की संख्याओं के जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या का कारण है गणित में रुचि का अभाव, गणित अंकमान और स्थानीय मान में अंतर की समझ का अभाव, शून्य के महत्व की समझ का अभाव, पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव। तो कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थियों हैं तो हासिल वाले 2 अंकों की, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया का समझ। यदि एक विद्यार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है। तो इसका दोस्तों लेखन अक्षमता डिस्क्राफिया, गणितीय अक्षमता डिस्कैलकुलिया, दृश्य स्थानिक संगठन में असमर्थता, पठन अक्षमता। तो इसमें गणितीय संबंधित है तो गणितीय अक्षमता डिस्कैलकुलिया के अंतर्गत आती है। जी दोस्तों, अगला प्रश्न, एक शिक्षक शिक्षिका ने विद्यार्थियों को 5 वर्ग देकर उन्हें जोड़कर बनने वाली सभी संभव पंचवर्गाकार आकृतियों की संख्या ज्ञात करने को कहा। इसके उपरांत 6 वर्ग देकर उन्हें जोड़कर इनके बनने वाली 6 वर्ग संख्याओं की संख्या ज्ञात करने को कहा। इसी तरह आगे बढ़ने को कहा। इस प्रकार की गतिविधियां शिक्षार्थी की सहायता करती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं। अवलोकन कौशलों के सुधार करने में, संख्या, पैटर्न और आकृतियों के बीच संबंधों की पहचान करने में,
स्थानीय योग्यता का सुधार करने में, विश्लेषणात्मक योग्यता के करने में, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संख्या, पैटर्न और आकृतियों के बीच संबंधों की पहचान करने में। अगला प्रश्न दोस्तों, अनिल सभी प्रश्नों के मौके उत्तर तो दे देता है, परंतु जब समस्याओं का हल लिखता है तो गलतियां करता है। उसके लेखन में गलतियों को हटाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी उपचारात्मक विधि सर्वश्रेष्ठ है? उसे प्रतिदिन 10 समस्याओं का कार्य देना चाहिए, उसे शाम पट पर समस्या हल करने को कहना चाहिए, उसे ऐसे कार्य पत्र देकर रिक्त स्थान भरने के लिए कहना चाहिए जिसमें आंशिक रूप से समस्याएं हल की हुई हो, उसे पूरे महीने तक लगातार विद्यालय समय के बाद अभ्यास करना। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, उसे ऐसे कार्य पत्र देकर रिक्त स्थान भरने को कहना चाहिए जिनमें आंशिक रूप से समस्याएं हल की हुई हो। जी दोस्तों, अगला ऑप्शन, एक शिक्षार्थी किसी विशेष आधार पर छांटने में, पैटर्नों को पहचानने में, संख्या और आकृतियों को नई परिस्थितियों में जानना, समय बताना और मापन में परेशानी दर्शाता है। उसके निम्न में से किस समस्या के साथ डिस्कैलकुलिया हो सकता है? भाषा प्रयोग, दृश्य स्मरण, दृश्य से गत्यात्मक मोटर वाहन संबंध और दृश्य स्थानिक कौशल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दृश्य स्थानिक कौशल, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, कक्षा 7 का एक शिक्षक सभी प्रकार के चतुर्भुजों की विशेषताएं पढ़ाता है। इस इकाई के बाद कक्षा परीक्षा में शिक्षक चतुर्भुज का निर्माण करने से संबंधित समस्याएं पूछते हैं। कक्षा में से कोई भी परीक्षा में निष्पादन नहीं कर पाता, इसका संभावित कारण हो सकता है। शिक्षक इस इकाई में विद्यार्थियों की रुचि नहीं बना पाया, विद्यार्थी कक्षा परीक्षा के प्रति गंभीर नहीं थे और उन्हें अच्छी तरह से तैयार नहीं की थी। सी, कक्षा के सभी विद्यार्थी होशियार नहीं थे। डी, कक्षा में दिए गए अनुदेशी और किए गए आकलन में अंतर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, घातांक कार्य करते हुए एक शिक्षार्थी की नोटबुक में जो कार्य देखा गया वह इस प्रकार था। ठीक है दोस्तों, 4 की पावर 3, 4 की पावर 2 बराबर 4 की पावर 5, 6 की पावर 4 ये, 6 की पावर 8, 7 की पावर 3 यानी ये 21 की पावर 10। तो शिक्षार्थियों को यह समझ नहीं आया कि कैसे किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, घातांकों का योग और गुणन, समान आधार वाली संख्याओं का गुणन, अलग आधार वाली संख्याओं का गुणन, घातांकों का योग। तो ये दोस्तों अलग आधार वाली संख्याओं का गुणन उनके समझ में नहीं आया था। बाकी यहाँ पर उसने ठीक किया था, यहाँ पर भी ठीक किया था, लेकिन यहाँ पर जो अलग आधार थी उसको इन्होंने गलत कर दिया था। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करें। दिए गए रैखिक समीकरण 1, 2 तथा 3 में से एक विद्यार्थी कक्षा 3 को बीजीय रूप में हल नहीं कर पाया। शिक्षार्थी जिसे समझ नहीं पाया वह कठिनाई क्षेत्र यह हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तीनों समीकरण दे रखी हैं। प्रतिस्थापन विधि द्वारा दो समीकरणों को हल किया जा सकता है। समीकरणों को ग्राफ की विधि के द्वारा हल किया जाना चाहिए। 3 में दिए गए दोनों समीकरणों को उचित संख्या से गुणन कर पर परिवर्तित किए जा सकते हैं। दो समीकरणों को हल करने के लिए उनका योग या व्यवकलन घटाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कक्षा 3 में दिए गए दोनों समीकरण उचित संख्याओं से गुणन करने पर परिवर्तित किए जा सकते हैं। विद्यार्थी गणितीय समस्याओं को हल करते समय गलतियां करते हैं क्योंकि वे एक से अधिक पाठ्यपुस्तकें नहीं पढ़ते हैं। उनका सामाजिक आर्थिक स्तर निष्पादन को प्रभावित करता है। वे अर्थ निर्माण के अपने प्रयास में संकल्पनाओं का वैकल्पिक निर्वचन करते हैं, वे पर्याप्त नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, वे अर्थ निर्माण के अपने प्रयास में संकल्पनाओं का वैकल्पिक निर्वाचन करते हैं। उपलब्धि परीक्षण एवं नैदानिक परीक्षण में अंतर है। उद्देश्यों का, प्रकृति का, कठिनाई का, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए, उद्देश्यों का। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। अधिगम और आकलन के चक्र में निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला, शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन। दूसरा, शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन। तीसरा, प्रगति रिपोर्ट का विकास। चौथा, बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका अंतर। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बी। तो पहले आएगा दूसरा, ये वाला ऑप्शन, यानी ये 1 नंबर पर आएगा शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन करना। फिर आएगा ये 2 नंबर पर शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन। फिर आएगा तीसरे नंबर पर ये प्रगति रिपोर्ट का विकास। और फिर चौथे नंबर पर आएगा ये बच्चों के अधिगम और प्रगति प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है दोस्तों। उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है तो मंदबुद्धि बच्चों के लिए, पिछड़े बच्चों के लिए, सामान्य बच्चों के लिए, इन सभी के लिए। तो दोस्तों उपचारात्मक शिक्षा निदानात्मक परीक्षण के बाद में किया जाता है। निदानात्मक परीक्षण के अंतर्गत पता लगाया जाता है कि बच्चे के अंदर कौन सी प्रॉब्लम है। तो मंदबुद्धि बच्चों के लिए बिल्कुल, पिछड़े बच्चों के लिए, सामान्य बच्चों के लिए, तो ये तीनों बच्चों के लिए ये उपचारात्मक परीक्षण किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी के लिए।
अगला प्रश्न देखते हैं, गणित की प्रकृति है, तो गणित की प्रकृति क्या होगी, इसके बारे में अपन बात करते हैं। ए तार्किक, बी जटिल, शुष्क, उच्च बुद्धि वालों के लिए है। तो गणित की प्रकृति दोस्तों होती है ये तार्किक है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, किसी गणितज्ञ के कार्यों की प्रशंसा करना किस मूल्य से संबंधित है। किसी गणितज्ञ के कार्यों की प्रशंसा करना किस मूल्य से संबंधित है। सांस्कृतिक मूल्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण संबंधित मूल्य, सामाजिक मूल्य, सौंदर्यात्मक मूल्य। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सौंदर्यात्मक मूल्य, ठीक है। किसी गणित के कार्यों की प्रशंसा करना किस मूल्य से संबंधित है, सौंदर्यात्मक मूल्य से। अगला प्रश्न दोस्तों, गणित विज्ञान है, ऑप्शन नंबर 1 संख्या का, ऑप्शन नंबर 2 स्थान का, गणना का, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों उपयुक्त सभी, ठीक है मित्रों। आगे बढ़े, गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का कारण है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1, गणित विशेष प्रकार से सोचने में बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण उत्पन्न करता है। बी, गणित यथार्थ विज्ञान है, अन्य विषयों का आधार है। ऑप्शन सी, दैनिक जीवन में उपयोगी है। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो मित्रों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों, गणित के मानसिक सिद्धांत का जन्मदाता है। पहला ऑप्शन डोल्टन, दूसरा शुल्टजे, तीसरा प्लेटो, चौथा ऑप्शन नंबर डी यंग। दोस्तों कौन सा ऑप्शन होगा, तो दोस्तों देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुल्टजे, ठीक है। तो गणित के मानसिक सिद्धांत का जन्मदाता ये कहा है शुल्टजे ने। गणित सभ्यता संस्कृति का दर्पण है, कथन कहा गया है। ऑप्शन ए होगबेन द्वारा, ऑप्शन बी नन द्वारा, ऑप्शन सी कांट द्वारा, और ऑप्शन डी बेकन द्वारा। तो दोस्तों क्या होगा इसका आंसर बताइए, इसका आंसर हो जाएगा होगबेन, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, गणित की उन्नति के साथ देश की उन्नति समृद्धि का घनिष्ठ संबंध है, यह विचार किसका था। टीपी नन का, हर्बर्ट का, फ्रोबेल का, नेपोलियन का। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, जल्दी बताइए। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों नेपोलियन का। बहुत ही अच्छे जवाब आ रहे हैं दोस्तों आपके, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, यदि विज्ञान का आधार स्तंभ गणित हटा दिया जाए तो संपूर्ण भौतिक सभ्यता निसंदेह नष्ट हो जाएगी, यह कथन किसने कहा था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए महावीराचार्य ने, ऑप्शन नंबर बी यंग ने, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन ने, ऑप्शन नंबर डी रामानुजन ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यंग ने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गणित ही विज्ञान का द्वार व कुंजी है, यह कथन किसका है। रायबर्न का, होगबेन का, बेकन का, जीपी नायक का। तो द्वार व कुंजी है, यह है ऑप्शन नंबर, ये बेकन वाला आंसर होएगा इसमें। दोस्तों इसके अंदर थोड़ा मिस प्रिंट है, तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी माने इसका बेकन, ठीक है। होगबेन सभ्यता और दर्पण के लिए कहा था उसने। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों, गणित अध्ययन से बालकों में तर्कपूर्ण, निश्चित एवं क्रमबद्धता से सोचने की शक्ति का विकास होता है। उक्त तथ्य गणित शिक्षण के जिस मूल्य की पूर्ति करता है वह है। दोस्तों पहला ए उपयोगिता मूल्य, बी सामाजिक मूल्य, सी सांस्कृतिक उपयोगिता, डी अनुशासनिक मूल्य। बताइए दोस्तों, एक बार वापस प्रश्न देख लेते हैं। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों गणित अध्ययन से बालकों में तर्कपूर्ण, निश्चित एवं क्रमबद्धता से सोचने की शक्ति का विकास होता है। उक्त तथ्य गणित शिक्षण के जिस मूल्य की पूर्ति करता वह है उपयोगिता मूल्य, ऑप्शन बी सामाजिक मूल्य, ऑप्शन सी सांस्कृतिक मूल्य, ऑप्शन डी अनुशासनिक मूल्य। दोस्तों जल्दी बताइए। बिल्कुल, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुशासनिक मूल्य। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व है। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व है व्यवहारिक, आध्यात्मिक, मानसिक, सांस्कृतिक। बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यवहारिक। प्राथमिक स्तर पर मानसिक होता है मित्रों, और उच्च प्राथमिक पर व्यवहारिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न, राज्य की समृद्धि गणित की उन्नति तथा विकास पर निर्भर करती है। यह मूल्य हैं प्रयोगात्मक, अनुशासनात्मक, सांस्कृतिक और सामाजिक। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है दोस्तों।
राज्य की समृद्धि गणित की उन्नति विकास पर निर्भर करती है, सामाजिक मूल्यों पर। अगला प्रश्न जी दोस्तों, निम्नलिखित में से गणित शिक्षण का मूल्य कौन सा है? उपयोगिता, अनुशासनात्मक, सांस्कृतिक, उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न लेते हैं। विज्ञान उतना ही यथार्थ है जितना वह गणित का प्रयोग करता है, यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन ए यंग का, ऑप्शन बी कांट महोदय, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी गांधी जी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कांट महोदय। ठीक है, यानी जितना विज्ञान का उतना ही गणित प्रयोग होता है, उतना ही विज्ञान का यथार्थ होता है। ऑप्शन अगला प्रश्न बात करते हैं। गणित की प्रत्येक शाखा प्रारंभ होती है भूमिका से, परिकल्पनाओं से, विचारों से, स्वयं सिद्धि से। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 स्वयं सिद्धि से। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं क्योंकि ये तर्क पर आधारित है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी ये परिस्थिति अनुकूल होते हैं, ऑप्शन नंबर सी ये सबके विचारों का आदर करते हैं, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये तर्क पर आधारित होते हैं। गणित की विशेषता है वस्तुनिष्ठता, व्यक्तिनिष्ठता, समन्वयशीलता, भावात्मक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वस्तुनिष्ठता, यानी गणित की विशेषता है। गणित विषय की विशेषता है तो इसकी भी दोस्तों शुद्धता होती है, परिणामों की निश्चितता होती है, तर्कपूर्णता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। पाठ्य वस्तु की दृष्टि से गणित की प्रकृति है उपरोक्त सभी, सिद्धांत व सूत्र आधारित, सार्वभौमिक, सम्मान, निष्कर्ष स्पष्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। यह वास्तविक है कि गणित आज भी बहुत से छात्रों को कठिन प्रतीत होती है। स्कूलों में शिक्षकों को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे छात्रों में गणित का स्तर बढ़ाया जा सके। उपयुक्त दृष्टिकोण है कोठारी आयोग का, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का, डॉक्टर राधाकृष्णन का, और ऑप्शन नंबर डी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का। अगला प्रश्न, गणित शिक्षण में अध्ययन किया जाता है संख्याओं का, ग्राफों का, मापन का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी का। निम्न में से किसका आधार गणित है दोस्तों? तो इसका आंसर डायरेक्ट पता होना चाहिए आपको, भौतिक विज्ञान का। अगला प्रश्न, सामान्य व्यक्ति के लिए गणित जिस कारण से महत्वपूर्ण है वह है। सामान्य व्यक्ति के लिए गणित जिस कारण से महत्वपूर्ण है, बौद्धिक उपयोग, सामाजिक उपयोग, चारित्रिक मूल्य, दैनंदिनी उपयोग। तो ये इसका हो जाएगा सामाजिक उपयोग। अगला प्रश्न दोस्तों, व्यवहारिक गणित का भाग है औसत का हिसाब लगाना, लाभ हानि का प्रतिशत निकालना, समीकरण हल करना, बैंक और उसकी कार्यप्रणाली की जानकारी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बैंक और उसकी कार्यप्रणाली की जानकारी। ये व्यवहारिक गणित का भाग है। व्यवहारिक गणित का अंग नहीं है समय का मजदूरी की गणना करना, खेत खलिहान में क्षेत्र में माप करना, डाक टिकटों आदि का लेखा करना, ज्यामितीय प्रमेय को हल करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ज्यामितीय प्रमेय का हल करना। ये गणित का अंग नहीं है। अगला प्रश्न, गणित को पाठ्यक्रम में महत्व इसलिए दिया जाता है क्योंकि गणित दैनिक जीवन में उपयोगी है, बालकों के मानसिक अनुशासन में सहायक है, गणित का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व है, उपयुक्त सभी के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, यदि शिक्षण के दौरान जीव विज्ञान का अध्यापक आवश्यकता अनुसार गणित के प्रत्ययों, नियम या सूत्रों का प्रयोग करता है, यह सहसंबंध कहलाता है। क्रमबद्ध सहसंबंध, प्रासंगिक या आकस्मिक सहसंबंध, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रासंगिक या आकस्मिक सहसंबंध। प्रासंगिक या आकस्मिक सहसंबंध स्थापित किया जाता है अध्यापक द्वारा, प्राचार्य द्वारा, पाठ्यक्रम निर्माताओं द्वारा, मनोवैज्ञानिक द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अध्यापक द्वारा। क्रमबद्ध सहसंबंध को स्थापित करने का कार्य है ऑप्शन ए समाज का, ऑप्शन बी अध्यापक का, ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिकों का, ऑप्शन डी पाठ्यक्रम निर्माता का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाठ्यक्रम निर्माता का, यानी क्रमबद्ध सहसंबंध को स्थापित करने का कार्य है पाठ्यक्रम निर्माता का। ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। शिक्षण की प्रक्रिया है एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय, त्रिध्रुवीय, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों शिक्षण की जो प्रक्रिया वो दोनों है, लेकिन अभी जो वर्तमान में है वो त्रिध्रुवीय मानी गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो त्रिध्रुवीय है। ठीक है, त्रिध्रुवीय जॉन डीवी ने कहा था, द्विध्रुवीय एडम्स ने कहा था। ठीक है, शिक्षा तो शिक्षक और विद्यार्थी द्विध्रुवीय में आते हैं और पाठ्यक्रम को ऐड करते तो त्रिध्रुवीय में आते हैं।
अगले प्रश्न की बात करें, डॉक्टर BS ब्लूम द्वारा दी गई मूल्यांकन प्रणाली त्रिध्रुवीय संरचना के तत्व हैं। शिक्षण उद्देश्य अधिगम अनुभव मूल्यांकन, शिक्षा के लक्ष्य पुस्तक मूल्यांकन, शिक्षण उद्देश्य पाठ्यक्रम शिक्षण अनुभव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण उद्देश्य अधिगम अनुभव मूल्यांकन। अगली बात करते हैं, ब्लूम द्वारा प्रस्तुत त्रिभुजीय संबंध से स्पष्ट होता है कि ये तीनों ध्रुव हैं आपस से सहसंबंधित, एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो उपरोक्त सभी। मूल्यांकन प्रणाली वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह पता लगता है कि शिक्षण उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुए, अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे, बालक के व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, उद्देश्य शब्द बना है उत प्लस दिस, उत्तर प्लस दिस, उत प्लस देश, इनमें से कोई नहीं। तो उद्देश्य शब्द बना है उत प्लस दिस। उद्देश्य का शाब्दिक अर्थ है उत्तर दिशा की ओर उच्च दिशा दिखाना, उक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उच्च दिशा दिखाना। जॉन डीवी के अनुसार उद्देश्य है पूर्वदर्शित लक्ष्य किसी क्रिया को संचालित करता है, किसी व्यवहार को प्रेरित करता है, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर ए पूर्वदर्शित लक्ष्य है। अगले प्रश्न की बात करें, उद्देश्य के बारे में क्या सत्य नहीं है, विस्तृत रूप, विशिष्ट रूप, दीर्घकालिक, सामान्य। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विशिष्ट रूप। सीखने के आकलन का आधार है पुनर्स्मरण, जैसे को तैसा लिख देना, व्यवहारिक परिवर्तन, व्याख्या कर सकना। तो जैसे को तैसा लिख देना ये सीखने के आकलन का आधार बिल्कुल नहीं हो सकता है। कौन सा कथन सही है, उद्देश्य साध्य है, प्राप्त उद्देश्य साधन है, प्राप्त उद्देश्य साधन है, उद्देश्य साधन है, दोनों सही है, कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उद्देश्य साध्य है, प्राप्य उद्देश्य साधन है। प्राप्य उद्देश्य समझाने की दृष्टि से ब्लूम ने वर्गीकरण किया है ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक, क्रियात्मक, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया गया है ब्लूम के द्वारा। तो जल्दी देखते हैं दोस्तों, शिक्षण उद्देश्यों के निर्धारण में आवश्यक मानदंड है उपयुक्त सभी। प्राप्य उद्देश्यों से शिक्षण उद्देश्य होते हैं जिन्हें ऑप्शन नंबर ए कक्षागत शिक्षण में प्राप्त किया जा सकता है। तो प्राप्य उद्देश्य ये होते हैं। शिक्षण के सामान्य उद्देश्य वे होते हैं दूरगामी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, उद्देश्य प्राप्ति की छोटी छोटी क्रियाएं कहलाती हैं प्राप्य उद्देश्य। गणित शिक्षण से छात्र में ज्ञानोपयोग संबंधित जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है वह है उपकरणों को सही ढंग से व्यवस्थित करता है। बालक उदाहरण दे सकता है किस व्यवहारगत उद्देश्य के अंतर्गत आता है, तो ये अवबोध होता है, तभी वो उदाहरण दे पाएगा। किसी मौखिक व लिखित रूप में शीघ्रता व सरलता से गणना करता है, जिस व्यवहारगत उद्देश्य में आएगा वह है अवबोध में। यानी कि किसी मौखिक व लिखित रूप में शीघ्रता व सरलता से गणना करता था, उसको अवबोध हो चुका है, इसलिए वो। विद्यार्थी ज्ञान और संकल्पना का उपयोग नवीन समस्याओं के हल करने में कर सकता है, ज्ञानोपयोग यानी नवीन संख्याओं, यानी उसने जो सीखा है उसको नई समस्याओं में हल करने में कर रहा है वो, तो ज्ञानोपयोग हो जाएगा इसका। बालक त्रुटियां पता कर उन्हें सुधारता है, जिस व्यवहारगत उद्देश्य से सम्मिलित है वह है अवबोध से होगा। यानी उसने अवबोध किया है कि वो गलतियां कहाँ कर रहा है और उसको कहाँ पर उसने सुधारा है। तो दोस्तों आप लोगों को, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों जितने भी रीट की आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनमें ज़रूर शेयर करें। गणित शिक्षण की ये बहुत ही रामबाण वीडियो साबित होगा। तो दोस्तों आप लोगों से उम्मीद करते हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और मैं ऐसे ही आपके लिए अगला वीडियो लेके आऊँगा बहुत जल्दी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।